नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट एक एनकाउंटर के केस की सुनवाई कर रहा था और उस दौरान कोर्ट के द्वारा देखा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लगातार एनकाउंटर करती जा रही है और एनकाउंटर्स में पुलिस को कोई जख्म नहीं आ रहा है। पुलिस बिल्कुल घायल नहीं हो रही है, लेकिन जिनका एनकाउंटर हो रहा है वो लगातार इसमें एनकाउंटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस पर हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी करते हुए कहा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लगातार जुडिशरी के काम में जो है हस्तक्षेप करती हुई जा रही है, यानी न्याय देने का काम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस खुद ही कर रही है। तो पुलिस इस प्रकार से जुडिशियरी का रोल प्ले नहीं कर सकती है, इस प्रकार से कोर्ट के द्वारा टिप्पणी करते हुए कहा। और इस एनकाउंटर के केस में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो एनकाउंटर के रूल हैं उन्हें दोबारा से रीफ्रेम कर दिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इस केस को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के जो डीजीपी हैं उनको भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा तलब किया गया है। एंड इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका भी एनकाउंटर के दौरान जो है पालन नहीं किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट रिसेंटली उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे पुलिस एनकाउंटर, खासतौर पर जो पैरों में गोली मारने की घटना है उन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट काफ़ी ज़्यादा उसके द्वारा सख्त रूप अपनाया गया है रिसेंटली। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं अरुण कुमार सिंह देशवाल, इनके द्वारा एक फाइल पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें राजू उर्फ राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इस पर, तो उन पर सुनवाई करने के दौरान इनके द्वारा देखा गया कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इस पर उनके द्वारा काफ़ी जो है सवाल उठाए हैं। तो यानी उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार से पैरों के अंदर को पैरों में गोली मारना एक एनकाउंटर का आम रूप हो गया है। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है रोजाना इस प्रकार के एनकाउंटर्स कर रही है। और पुलिस जो एनकाउंटर है उसे हाईकोर्ट के द्वारा एक रूटीन बता दिया गया कि पुलिस जो है एक रूटीन की तरह इस प्रकार से कर रही है। कोर्ट ने गौर किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस है वो आरोपियों के पैर में गोली मारना अब एक नियमित प्रक्रिया बन गई है, यानी वो लगातार आरोपियों के पैर में गोली मार रही है और उसे एनकाउंटर का रूप दे रही है। एंड इसके अलावा अक्सर इसे पुलिस मुठभेड़ का नाम दिया जाता है और कोर्ट के अनुसार अक्सर वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने के लिए ऐसा किया जाता है। यानी कोर्ट ने कहा कि पुलिस के अंदर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें खुश करने के लिए जो छोटे छोटे अधिकारी हैं वो एनकाउंटर्स करते हैं और एनकाउंटर्स का जो है उन्हें खुश करने के लिए करते हैं। एंड इसके अलावा आरोपियों को सबक सिखाने या सजा देने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी पुलिस पहले तो उसे एक लोगों को आरोपी बना देती है और जब वो पकड़ में नहीं आता है तो उसे एक शूट डाउन करके उसे एनकाउंटर का रूप दे देती है कि उसके साथ मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था और तभी इसका एनकाउंटर किया गया है। तो ज़्यादातर जो है बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हें खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल्स हैं, ज़्यादातर अधिकारी हैं वो ऐसा कर रहे हैं। एंड इसके अलावा शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन किया जा रहा है। जस्टिस देसवाल ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के शासन से चलता है और यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित है और सजा देने की शक्ति है वो केवल अदालतों के पास है, पुलिस के पास नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि पुलिस का न्याय क्षेत्र में अतिक्रमण करना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है जिस प्रकार से जुडिशरी के काम में इंटरवेंशन कर रही है, उसे उसमें हस्तक्षेप कर रही है और पुलिस खुद ही जो न्याय कर रही है, खुद ही आरोपियों में एनकाउंटर उनके कर दे रही है, तो ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है नहीं कर सकती है। एंड इसके अलावा पुलिस की कहानी पर संदेह, तो अदालत ने 3 अलग अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कुछ विसंगतियां यानी इनकंसिस्टेंसीज को यहाँ पर रेखांकित किया है। और यहाँ पर एनकाउंटर के दावों के बावजूद किसी भी मामले में पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई थी। यानी जिन केसेस पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा था, तो सुनवाई के दौरान उसके द्वारा देखा गया कि आरोपियों को तो लगातार एनकाउंटर हो रहा है, उनके तो चोटें आ रही हैं, लेकिन इसमें पुलिसकर्मी को तो कोई चोट नहीं आई है। जबकि इसमें बताया जा रहा है कि ये एक मुठभेड़ है और क्रॉस फायरिंग में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखा गया कि पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई है। इससे गोलीबारी की आवश्यकता यानी अनुपैथिकता पर सीधे सवाल उठते हैं और कोर्ट ने कहा कि चोरी जैसे जो मामूली अपराध हैं उन्हें पुलिस एनकाउंटर का जो रंग दे करके अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। यानी पुलिस देखती है कि छोटा सा अपराध है चोरी का और चलिए फायरिंग कर देते हैं और इनका एनकाउंटर कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोर्ट के द्वारा कहा गया कि छोटे छोटे अपराधों में पुलिस जो है लगातार रोज की रोज एनकाउंटर कर रही है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनका भी जो पुलिस है वो लगातार उनकी अनदेखी कर रही है। कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनिवार्य जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उनका भी इसमें पालन नहीं किया जा रहा है।
इवन घायल आरोपी का बयान ना तो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया और ना ही मेडिकल ऑफिसर के सामने। और इसके अलावा एनकाउंटर की जांच उस अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो मुठभेड़ टीम का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पर लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही है। तो यहाँ पर जब आरोपी का एनकाउंटर किया जाता है तो ना तो उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया गया और ना ही मेडिकल ऑफिसर के सामने बयान दर्ज किया गया। और इवन इसके अलावा जिस टीम के द्वारा आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, उसी टीम के द्वारा, उसी अधिकारी के द्वारा जो है उसका जो उसकी जांच भी की जा रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे उनका सीधे तौर पर यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। एंड इसके अलावा डीजीपी और यहाँ पर गृह सचिव हैं, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा तलब किया गया है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के जो महानिदेशक हैं डीजीपी एंड अपर मुख्य सचिव गृह को यहाँ पर 30 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए आदेश दिया था। एंड इसके अलावा उसने कोर्ट है उसके द्वारा यहाँ पर अलग अलग सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों में गोली मारने के लिए कोई मौखिक या फिर लिखित आदेश या निर्देश दिए गए हैं कि इनके पैरों में ही गोली मारनी है। इसके अलावा कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो पीयूसीएल की गाइडलाइन है उनका यहाँ पर पालन सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर क्या कदम उठाए गए हैं, पुलिस क्या कर रही है पीयूसीएल की जो गाइडलाइंस हैं उनको सुनिश्चित करवाने के लिए कि इस एनकाउंटर में पीयूसीएल की गाइडलाइन का पालन किया गया है, उसके लिए पुलिस के द्वारा क्या किया गया है, इस प्रकार से सवाल पूछे गए। एंड इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट की जो 16 सूत्रीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीयूसीएल मामले में जो सुनवाई करते हुए गाइडलाइंस डिसाइड की गई थी, तो ये 16 सूत्रीय गाइडलाइन है उसके बारे में बात करें तो यदि पुलिस को किसी अपराधी की गतिविधि या संभावित हमले की कोई खुफिया जानकारी या टिप ऑफ मिलती है तो उसे सबसे पहले एक लिखित रूप में यानी कि इस डायरी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करना होगा। एंड इसके अलावा यदि मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग से किसी की मृत्यु होती है और या फिर कोई घायल होता है तो संबंधित पुलिस स्टेशन में तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एंड इसके अलावा इसकी जो एक कॉपी है वो अदालत को भी भेजी जानी चाहिए, जो संबंधित इस को पुलिस के जो पुलिस थाना है उससे संबंधित जो भी अदालत हो उसके पास एक जो इसकी कॉपी भेजी जानी चाहिए। एंड इसके अलावा एनकाउंटर की जांच उस पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा नहीं की जाएगी जो घटना में शामिल थी, यानी जिस टीम के द्वारा एनकाउंटर किया गया है उस टीम के द्वारा यहाँ पर उस केस की जांच नहीं की जाएगी। एंड इसके अलावा जांच सीआईडी या फिर दूसरे पुलिस स्टेशन के द्वारा या उसकी टीम के द्वारा की जाएगी जिसकी निगरानी मोटिवेट टीम के प्रमुख उच्च पद के अधिकारी करेगा, यानी मोटिवेट टीम का जो मुख्य अधिकारी होगा वो इसकी निगरानी करेगा। एंड जांच है वो दूसरी टीम करेगी या फिर सीआईडी करेगी। और हर मोटिवेट में मौत के मामले में धारा 176 सीआरपीसी अब बीएनएसएस में है और इसके तहत अनिवार्य मजिस्ट्रेट जो है जांच होनी चाहिए, यानी इसमें अनिवार्य रूप से 176 सीआरपीसी के तहत मुठभेड़ में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जांच होनी चाहिए। एंड इसके अलावा घटना के बारे में तुरंत जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एनएचआरसी उसको एंड संबंधित जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसको जो है तुरंत जानकारी देनी होगी। एंड इसके अलावा घायल चाहे वो अपराधी हो या पुलिसकर्मी उनको तुरंत मेडिकल जो है उनकी मेडिकल की जानी चाहिए, दवाई दी जानी चाहिए। एंड इसके अलावा एक मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसका बयान जो है दर्ज किया जाना अनिवार्य है। एंड इसके अलावा घटना से मिले हथियार, कारतूस, कपड़े, अन्य भौतिक साक्ष्यों को सील कर सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि वो जो है जांच के दौरान उनमें कोई छेड़छाड़ ना हो, उनकी जांच की जा सके। एंड इसके अलावा पोस्टमार्टम और अन्य फॉरेंसिक जांच की भी रिपोर्ट संबंधित अदालत और मानवाधिकार आयोग की जांच के लिए जो है भेजनी चाहिए, यानी मानवाधिकार आयोग को भेजनी चाहिए। एंड इसके अलावा जांच पूरी होने के बाद धारा 173 सीआरपीसी के तहत सक्षम न्यायालय में रिपोर्ट यानी चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट के रूप में पेश करनी चाहिए। और इसके अलावा मृतक या फिर घायल आरोपी के परिजनों को जो है घटना के तुरंत बाद जानकारी देनी चाहिए। एंड इसके अलावा राज्य के डीजीपी को हर 6 महीने में एनएचआरसी को उन सभी एनकाउंटरों के बारे में रिपोर्ट भेजनी होगी जहां मृत्यु हुई है, यानी जिन एनकाउंटर्स में लोगों की मौत हो गई है उनके बारे में जानकारी, चाहे वो राज्य मानवाधिकार आयोग हो चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, दोनों को रिपोर्ट भेजनी होगी। और यदि जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाता है और या फिर यह साबित होता है कि एनकाउंटर फर्जी था तो उस पर तुरंत जो है एफआईआर होनी चाहिए। एंड इसके अलावा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। एंड इसके अलावा धारा
357A के तहत मृतक या घायल व्यक्ति के आश्रितों को उचित मुआवजे की जो व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसके अलावा जांच के दौरान शामिल पुलिस अधिकारियों को अपने निजी और आधिकारिक हथियार फॉरेंसिक जांच के लिए सौंपने होंगे। एंड इसके अलावा जब तक एनकाउंटर की सत्यता पूरी तरीके से जांच में साबित ना हो जाए, तब तक संबंधित अधिकारियों को कोई वीरता पुरस्कार या फिर आउट ऑफ टर्न इस प्रकार से कोई प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। एंड इसके अलावा यदि पीड़ित परिवार को लगता है कि गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है या पालन नहीं हो रहा है, तो वे जिला जज यानी जो सेशन जज है उसके पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 16 गाइडलाइन थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा PUCL बनाम महाराष्ट्र जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड की गई थी। एंड इसके अलावा यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो मुख्य चिंता की वजह है वो ये है कि हाईकोर्ट ने पाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस है वो हाफ एनकाउंटर यानी पैरा में गोली मारना के मामले में विशेष रूप से पॉइंट नंबर 3 स्वतंत्र जांच और पॉइंट नंबर 6 बयान दर्ज न करना, इन सभी का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस इनका जो उल्लंघन कर रही है, ना तो स्वतंत्र जांच कर रही है और ना ही बयान दर्ज कर रही है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही इन एनकाउंटर केसेस में देखी गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है लगातार एनकाउंटर्स कर रही है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पुलिस पर जो है संदेह हाई कोर्ट को अब होना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस है वो एक जुडिशियरी का, न्यायालय का रोल प्ले नहीं कर सकती है और ये काम न्यायालय का है और उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं अब इस प्रकार से फर्जी एनकाउंटर जो है और हाफ एनकाउंटर ज़्यादातर नहीं करेगी, देखेगी कि हाँ एनकाउंटर की ज़रूरत है तभी एनकाउंटर करेगी और अगर एनकाउंटर करती है इस प्रकार से तो दोबारा से हाईकोर्ट के निशाने पर होगी। तो दोस्तों यदि खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।